पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। गाजा की तरह ही अब जल्द ही रूस यूक्रेन युद्ध भी खत्म हो सकता है। इसको लेकर एक बार फिर सक्रियता बढ़ गई है, लेकिन यूरोप और यूक्रेन के लिए दुविधा की स्थिति बनी हुई है। दरअसल जिस समझौते की तैयारी चल रही है उसमें यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव में रूस और यूक्रेन दोनों की मांगों का ख्याल रखा जाएगा। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि इस संबंध में किस तरह से बातचीत आगे बढ़ रही है। फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। गुरुवार को अमेरिकी मीडिया में यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए ट्रंप की 28 सूत्री योजना पर चर्चा तेज हुई तो यूरोप समेत पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर करीब 4 साल से जारी इस जंग पर अटक गया। आशंकाओं और संभावनाओं की अटकलों के बीच रविवार को अमेरिका, ईयू और यूक्रेन के आला अधिकारी जिनेवा में संभावित शांति प्रस्ताव पर चर्चा के लिए पहुंच गए। दिलचस्प बात यह है कि दोनों तरफ से बैठक को लेकर कुछ सकारात्मक संकेत भी मिले हैं। अमेरिका के साथ मैराथन बैठक के बाद एक नए परिष्कृत शांति ढांचा की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन को 27 नवंबर तक इस योजना को मंजूरी देने का समय दिया है। हालांकि उन्होंने शनिवार को कहा कि 28 बिंदुओं वाला ये प्रस्ताव अंतिम प्रस्ताव नहीं है। पुराने प्रस्ताव में यूक्रेन को डोनबास क्षेत्र छोड़ने, नाटो में शामिल नहीं होने और सेना का आकार घटाकर 60,000 करने की बात कही जा रही थी। लेकिन नए प्रस्ताव को लेकर दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन तभी कोई इलाका छोड़ेगा जब सामने अग्रिम पंक्ति पर युद्ध पूरी तरह खत्म होगा। इसके अलावा यूक्रेन को नाटो के अनुच्छेद 5 की तरह ही सुरक्षा गारंटी दी जाएगी। रूस के जब्त अरबों डॉलर यूक्रेन के पुनर्निर्माण और मुआवजे में इस्तेमाल होंगे। रूस पर से प्रतिबंध धीरे धीरे हटेंगे, लेकिन सिर्फ तभी जब वो हर शर्त माने। अमेरिका और यूक्रेन के संयुक्त बयान में कहा गया कि भविष्य में होने वाले किसी भी समझौते में यूक्रेन की संप्रभुता को पूरी तरह बरकरार रखे जाने और स्थायी व न्याय संगत शांति सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ये नया प्लान सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि यूक्रेन की मांगों को भी शामिल करता है। यूक्रेन ने भी बैठक को काफी उत्पादक बताया था, लेकिन बाद में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी क्षेत्र को रूस को सौंपना ही मुख्य समस्या है। वहीं रूस ने कहा है कि जिनेवा शांति वार्ता के नतीजों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अब तक नहीं मिली है। Borders cannot be changed by force. सीमाओं को बलपूर्वक नहीं बदला जा सकता। युद्ध अपराधियों को न्याय से बचना नहीं चाहिए और आक्रमणकारी को अपने द्वारा शुरू किए गए युद्ध की पूरी कीमत चुकानी होगी। राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन फिलहाल हमारे साथ बातचीत की कोई ठोस योजना नहीं है। ट्रंप की योजना के कई बिंदु रूस के लंबे समय से चली आ रही मांगों से मेल खाते हैं। दूसरी ओर ये प्रस्ताव यूक्रेन अपने क्षेत्रों को छोड़ दे, इसे लागू करना किसी भी यूक्रेनी नेता के लिए आसान नहीं होगा। इससे किसी भी मध्यस्थ के लिए ऐसा शांति खाका तैयार करना बेहद मुश्किल हो जाता है जो युद्धरत पक्षों के लिए सचमुच साझा आधार मुहैया करा सके। इस बीच रूस ने खार्किव पर जोरदार हमला किया है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्बेसडर अनिल वाधवा। पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। एम्बेसडर वाधवा, अब ये जो तरह तरह के प्रपोजल आ रहे हैं, ट्रंप का 28 सूत्रीय प्लान आ रहा है, उसके अलावा जिनेवा की बैठक जो हुई है, उसके बाद जो बयान आ रहे हैं, चाहे वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर के बयान हों या दूसरे नेताओं के हों, वो लोग कहते हैं कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है इस बातचीत में शांति वार्ता को लेकर के। क्या कुछ आप कहेंगे? जी हाँ, देखिए, जो प्रस्ताव आया था यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, उसको यूक्रेन और यूरोप पूरी तरह से ठुकरा नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर बातचीत करने की पहल उनके द्वारा होनी थी और वो हो चुकी है। उसके बदले में E3 जिसको हम बोलते हैं कि यूके और फ्रांस और जर्मनी, उन्होंने एक काउंटर प्रपोजल दिया है बातचीत में। तो उसमें जो यूरोप की जो शर्तें हैं वो रखी गई हैं। तो इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप की जो प्रपोजल थी 28 सूत्री प्रपोजल, उसमें से कई बिंदु ऐसे हैं जिस पे यूरोप ने अपनी बात आगे रखी है। और ये जो बातें हैं ये यूक्रेन के पक्ष में हैं। जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो प्रपोजल थी उसमें से कई सारे प्रस्ताव ऐसे थे जिसे यूरोप को स्वीकार नहीं था, ना यूक्रेन को स्वीकार्य था। अब जो बातचीत होगी उसमें इसमें आपसी लेन देन
होगा और इसकी बहुत बड़ी गुंजाइश है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अभी मामला ठप है, लेकिन आगे चल रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें तीन सबसे अहम बिंदु हैं। एक तो यूक्रेन की नेटो मेंबरशिप, जो कि रशिया के लिए मान्य नहीं होगी। दूसरा, स्टेशनिंग ऑफ नेटो ट्रूप्स इन यूक्रेन, जो कि रशिया पहले ही रिजेक्ट कर चुका है। और तीसरा, जो रशिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि क्राइमिया और डोनेस्क और लुहांस्क की जो टेरिटरीज हैं, जिसके ऊपर रूस का कब्जा है, उन टेरिटरीज में से रूस का कोई विड्रॉल नहीं होगा, बल्कि यूक्रेन का जहां पर कुछ इलाकों में जो सैनिक हैं उनका विड्रॉल होना चाहिए। तो ये तीन बिंदु रशिया के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी के जो पीस गारंटीज हैं और जो दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर मेरे को लगता है कि आगे बातचीत हो सकती है और लेन देन हो सकता है। ये जो बातचीत होगी सर, इसमें ट्रम्प का भी प्रस्ताव है, यूरोप की ओर से भी प्रस्ताव आया है। कौन सी ऐसी शर्तें हो सकती हैं जिस पर बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है और शांति वार्ता के लिए आगे मार्ग प्रशस्त हो सकता है? देखिए, यूक्रेन तो ये चाहेगा कि आगे चलकर उसके लिए गारंटीज हो कि उसके ऊपर आगे कोई हमला ना हो। और अगर रूस की तरफ से इस बात पर सहमति बन जाती है, क्योंकि दूसरे जो पॉइंट्स हैं उन पे कंसेशन उसको मिल जाता है, तो ये बात आगे चल सकती है। क्योंकि रूस के हित में भी नहीं है कि ये जो संघर्ष है ये फिर से जारी रहो। और रूस भी चाहेगा कि उसकी जो शर्तें हैं, जो मेन शर्तें हैं, वो नेटो के ऊपर केंद्रित हैं और नेटो की फोर्सेस यूक्रेन में ना रहे, इसके ऊपर केंद्रित है। और जो तीन टेरिटरीज जिसके ऊपर रशिया का कब्जा है, वो वापस ना करे। तो इसके अगर ये तीनों शर्तें मान ली जाती हैं तो बाकी के जो प्रस्ताव हैं उसके ऊपर रूस जरूर विचार करेगा। मुझे लगता है ये अच्छी पहल है और ये सिलसिला कुछ दिनों तक जारी रहेगा। अभी 27 तक जो अल्टीमेटम था, मुझे लगता है वो अल्टीमेटम का जो दिन है वो टल जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से कुछ प्रस्ताव मिले हैं। एक तो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रस्ताव है और दूसरा यूरोपियंस की तरफ से जो E3 का प्रस्ताव है यूक्रेन के बिहाफ पर, उसमें भी यूक्रेन की कुछ साख बच रही है। तो मुझे लगता है कुछ लेन देन इसमें जरूर आगे चलकर होगा। ठीक है सर, चलो नेटो की हम बात करते हैं, नेटो वाले मामले की। तो आप सिक्योरिटी गारंटी देते हैं यूक्रेन को, वो हल हो सकता है। लेकिन ये जो डोनबास का इलाका रसिया चाहता है कि पूरा का पूरा इलाका जो है यूक्रेन छोड़ दे, ये किस हद तक संभव है? और ये भी जानना चाहेंगे कि डोनबास के कितने इलाके पर अभी तक रूस कब्जा कर चुका है? देखिए, ऐसा है कि ये रूस के हिसाब से ये रशियन स्पीकिंग एरियाज है। तो यदि रूस का कब्जा इस पर नहीं रहता और इसको एक न्यूट्रल टेरिटरी के रूप में बना दिया जाता है, जिसमें किसी का कोई वर्चस्व नहीं है, लेकिन जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है उसको रशियन लैंग्वेज प्रैक्टिस करने की छूट मिले और जो रशियन प्रैक्टिसेस हैं वो उसमें जारी हों, तो इस एक तरह से वो एक बफर जोन भी बन जाएगा। तो दोनों तरफ दोनों साइड सोचेंगे कि उनकी बात मान ली गई है। तो मुझे लगता है कि बातचीत उसकी तरफ बढ़ रही है। अब दोनों तरफ से इसके ऊपर सहमति बननी चाहिए और मुझे लगता है कोई ना कोई सोल्यूशन इस पर निकल सकता है। ठीक है, तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से ये बातचीत आगे बढ़ती है। हालांकि ये एक बहुत सकारात्मक संकेत अब आ रहा है कि इस बातचीत में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है और पूरी दुनिया चाहती है, भारत भी चाहता है कि ये युद्ध रुक जाए। एम्बेसडर बाधुआ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के उस पार एक और बड़ी खबर।